चलिए गाइज विल स्टार्ट नाउ। तुम लोग को भी विजिबल है तो गाइज विल स्टार्ट विद इशू ऑफ शेयर्स। ओके ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले शेयर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। शेयर क्या होता है? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली एक जन इकट्ठा 1000 रुपए डाले, उसके बदले 100 जन 10-10 रुपए डालेंगे, हाँ, और हर हिस्से को क्या कहेंगे? एक शेयर। फिर मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट समझाया था। प्राइमरी मार्केट जैसे जो आईपीओ लाते हैं फर्स्ट टाइम जब सिक्योरिटीज कंपनी इशू करती है, और सेकेंडरी मार्केट क्या रहता है? जैसे जो आप एनएससी बीएससी पे फिर बाद में उसको ट्रेड करते रहते हैं, कोई एक इंडिविजुअल खरीदेगा, कोई दूसरा बेचेगा। तो यहाँ पे हमें जो प्राइमरीली देखना है वो किसके बारे में देखना है? प्राइमरी के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे 2020 1 जैन को कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और बोला कि 29 फेब तक सब लोग एप्लीकेशन का पैसा भर दो, और हम 31 मार्च को बताएंगे किसको शेयर्स मिले हैं। आज की तारीख में रियलिटी में इतना टाइम नहीं लगता है, 5 दिन के लिए बोलते हैं एप्लीकेशन खुल रहा है, 3 दिन 4 दिन में अलॉटमेंट आ भी जाता है, शेयर्स भी क्रेडिट हो जाते हैं। दिस हैपेंस वेरी फास्ट इन टुडेज वर्ल्ड, एंड ये इंस्टॉलमेंट्स में भी नहीं होता है रियलिटी में, वन शॉट में ले लेते हैं आजकल। 30th अप्रैल इज द लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। 1 जून को फर्स्ट कॉल करेंगे, 15 जून तक भरना रहेगा। 1 अक्टूबर को सेकेंड कॉल करेंगे, जो आपको लास्ट 15 अक्टूबर तक भरना होगा। एग्जाम्पल में कंपनी लिया है रिलायंस, मिस्टर मुकेश अंबानी का 1000 रुपए का कैपिटल चाहिए, उनके पास खुद के पास कितना है? 400, तो बाहर से कितना अरेंज करना पड़ेगा? 600। शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1000 रुपए को डिवाइड किए तो कितने शेयर्स हो गए? 100, जिसमें से मुकेश अंबानी खुद से कितने शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे? 40 शेयर्स, और 60 शेयर्स किसको इशू करेंगे? पब्लिक को। अगेन ये थोड़ा एक एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से, रियलिटी में एक एग्जिस्टिंग कंपनी कन्वर्ट होती है एक पब्लिक कंपनी में या लिस्टेड कंपनी में, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स भी होते हैं। 40% ओनरशिप उनके पास रहेगी, 60% ओनरशिप किसके पास आ जाएगी? पब्लिक के पास। इशू एट पार, 10 रुपए का शेयर हम कितने में इशू कर रहे हैं? 10 में। एप्लीकेशन पे 3 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और सेकंड कॉल पे 2 रुपया। समझा? सबको 4 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। सिनारियोज 3 हो सकते हैं कि या एक तो एप्लीकेशन 100 शेयर्स के लिए आया, उसको कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, 90 शेयर्स के लिए आया, उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम इशू 100 करना चाहते हैं। 120 के लिए आया, क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? सिंपल है, जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तब कोई एंट्री होने वाली, जब हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा 29 फेब को सारा, तब हम बोलेंगे हमारा बैंक का असेट बढ़ गया और शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। हाँ या ना? बैंक का असेट बढ़ गया और शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। सिनारियो 1 ही देखिए एक बार, 100 शेयर्स के सामने 100 शेयर्स का ही फुल सब्सक्रिप्शन आया है, तो कितने से हो जाएगा? 300 से हो जाएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 300 टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 300। एक सेकंड दीजिए। शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा? 300, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया तो कुछ रिफंड करने की आवश्यकता नहीं है, तो टू बैंक 0 रहेगा। वो सिर्फ एक बार लिख के रखा है अंडर सब्सक्रिप्शन, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन वाले सिनारियो के लिए। हमने एप्लीकेशन का पैसा भी 300 कैसे आया था? 100 शेयर्स हैं इंटू 3 रुपीज पर शेयर, 300 रुपए एप्लीकेशन में रिसीव किया, फिर कैपिटल में ट्रांसफर किया। सिर्फ एप्लीकेशन के केस में ऐसा होता है कि पहले पैसा आता है फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। बाकी सब में हम पहले पैसा मांगते हैं और फिर उसको पहले ही कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उस पैसे को रिसीव करते हैं। राइट गाइस? जैसे अभी अलॉटमेंट में देखिए क्या होएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300 कैसे आया? 300 शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि 100 शेयर्स पे हमें 3 रुपए अलॉटमेंट का लेना है, तो रिसीवेबल का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, और ये हमारे लिए कैपिटल है, सामने कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट। फिर हमें पैसा रिसीव होएगा तब 30th अप्रैल को, जब रिसीव होएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ या ना? मैं उनको बुला के लाता हूँ, ऐसे तो नहीं काम आएगा। हाँ, तो अलॉटमेंट के केस में क्या होएगा, हम पहले पैसा मांगेंगे, रिसीवेबल बनाएंगे, और फिर उसके बाद वो पैसा रिसीव होएगा। करेक्ट? अभी अगर हम आगे चलें हम लोग अगर फर्स्ट कॉल की तरफ,
तो चलो गाइज लेट्स गेट बैक। शेयर फर्स्ट कॉल, अभी 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया सेकेंड कॉल, करेक्ट? चलो छोड़ो अभी से, कोई बात नहीं। 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया सेकेंड कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट 2 × 100 200 रुपया, और कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट 200। फिर जब वो पैसा रिसीव होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, करेक्ट? हर एक स्टेज पे पहले पैसा मांगते हैं फिर पैसा रिसीव होता है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जिसमें पहले पैसा रिसीव होता है फिर हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 1 अक्टूबर को होएगा, तो 100 शेयर्स इंटू 2 रुपीज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो भी लास्ट कॉल रहेगा उसके नाम के साथ एंड फाइनल लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। प्लीज बताइए सबको ये बेसिक एंट्री समझी है? ऑनलाइन भी प्लीज बताइए, इज एवरीवन क्लियर ऑन द बेसिक एंट्रीज? डन, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि ये 100 शेयर्स के बदले एप्लीकेशन आया 90 शेयर्स का, तो सिंपल है गाइज, अगर डिमांड ही 90 शेयर्स की है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में चीजें, हम 90 ही इशू करेंगे, करेक्ट? तो 90 × 3 एप्लीकेशन पे 270 आएगा, उतने को ही कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट भी हम 90 शेयर्स पे ही मांगेंगे, हाँ या ना? फर्स्ट कॉल भी 90 शेयर्स इंटू 2 180 180 180 180 फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल की एंट्रीज हो जाएंगी। एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अमाउंट्स 100 शेयर्स के बदले सारे के सारे 90 शेयर्स के हिसाब से कंप्यूट कर दिए जाएंगे। थर्ड सिनारियो जिसमें हम बोल रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो अगर डिमांड आता है 120 शेयर्स का, हम कितने इशू करना चाहते हैं? 100, तो 20 शेयर्स का एक्स्ट्रा डिमांड आया। इन 20 शेयर्स पे कोई ना जो लोग हैं वो 3 रुपए का एप्लीकेशन तो भर ही देंगे कि नहीं भर देंगे? 60 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा जो हमें अब क्या करना होगा? रिफंड। क्या करना होगा? ठीक है, तो एप्लीकेशन में कितना टोटल कितना पैसा आएगा? 120 शेयर्स इंटू 3 रुपीज 360 आएगा, जिसमें से हम 360 को डेबिट करेंगे एप्लीकेशन के नाम पे। 2 जितने जेन्युइन शेयर्स हैं 100 शेयर्स इंटू 3 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 300। 2 बैंक अकाउंट कितना जाएगा? 60। ये हमारा रिफंड हो गया, राइट गाइस? फिर आगे का पूरा फुल सब्सक्रिप्शन जैसे ही होएगा, क्योंकि इवन दो 120 ने अप्लाई किया, हमने 20 को रिफंड कर दिया, तो अब कितने शेयर्स हैं? आगे की एंट्रीज तो 100 शेयर्स भी होंगी। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी जो टेंशन रहता है मेन वो एप्लीकेशन के पैसे को सेटल करने में ही रहता है। अगर कुछ एक्सेस पैसा आया है ये इससे प्रो रेटा कैटेगरी से, तो वो बाद में एडजस्ट होता है, जो हम आगे के सब में सीखेंगे। बट अगर प्योर रिजेक्शन है एक्स्ट्रा का, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। समझा सभी लोगों को? और आगे का पूरा सम रहेगा सेम। प्लीज बताइए सबको क्लियर है? ऑनलाइन भी? चलिए नेक्स्ट सिनारियो फिर है इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होएगा? देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल 3 2 रखा है, बट टोटल 10 रुपए के बदले हम कितने में इशू कर रहे हैं? 12 रुपए में। और 2 रुपए एक्स्ट्रा हम क्या स्टेज पे कलेक्ट कर रहे हैं? अगर एग्जाम में भी याद रखिएगा, इशू एट प्रीमियम है और कुछ बोला नहीं है, तो एक्स्ट्रा पैसा हम कब कलेक्ट करते हैं? अलॉटमेंट में। ये स्टैंडर्ड रूल है। क्लियर है सभी लोगों को? 10 + 2 12 हो गया। अभी कितने? अभी इसमें फुल सब्सक्रिप्शन वाला सिनारियो, हम 100 शेयर्स इशू करना चाहते हैं। डिमांड भी कितने का आया है? 100 शेयर्स का। 1 जनवरी को तो कोई एंट्री होने वाली नहीं है, जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया। 29 फेब को जब पैसा आएगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 300, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 300। इसमें तो कोई चेंज हो रहा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कौन से स्टेज पे आ रहा है? अलॉटमेंट में। अभी अलॉटमेंट में मांगेंगे कितना रुपया पर शेयर? 5 × 100 500 रुपया मांगेंगे, बट उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? 300। 200 रुपया अपना गेन हो जाएगा, जो किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 300 रुपया मांगा, असेट बढ़ाया, बट कैपिटल की लाइबिलिटी कितने की एक्सेप्ट करी? 300। तो 200 रुपए जो एक्स्ट्रा मांगा वो कंपनी का गेन हो गया शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 500 500, हाँ या ना? फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया पर शेयर इंटू 100 शेयर, 200 रुपया मांगा कि नहीं मांगा, वो रिसीव हो गया। सेकेंड कॉल पे 200 रुपया मांगा, वो रिसीव हो गया। तो एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल इसमें क्या रहा, सेम। फर्क सिर्फ किस में पड़ा, अलॉटमेंट में, जिसमें हमने ड्यू करने में थोड़ा सा प्रीमियम में रिकॉग्नाइज कर दिया, हाँ या ना। नेक्स्ट, इशू एट डिस्काउंट, वैसे अभी अलाउड है क्या, नहीं, बट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो अपन करते हैं। 3-3-2-2, 1 रुपए का डिस्काउंट भी किस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट में। तो इवन दो अलॉटमेंट में हम 2 रुपया रिसीव करेंगे, बट कैपिटल में कितना क्रेडिट करेंगे अब, 3 रुपया, क्योंकि 1 रुपया क्या है, डिस्काउंट। ठीक है। जर्नल ऑफ रिलायंस लिमिटेड, 1 जैन को कोई एंट्री नहीं, एप्लीकेशन का पैसा आया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। कुछ फर्क पड़ा क्या गाइज यहाँ पे, एंट्री कौन सी फर्क पड़ेगी, वेरी गुड। अलॉटमेंट में मांगेंगे कितना रुपया, 2 रुपया इंटू 100 शेयर्स, 200 रुपया, बट कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे, तो 1 रुपए का जो डिस्काउंट है वो हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, और फिर बैंक में रिसीव करेंगे, और फिर कुछ नहीं, आगे की एंट्री सारी क्या है, सेम। प्लीज बताइए क्लियर है। ऑनलाइन सभी को प्रीमियम और डिस्काउंट वाला पार्ट क्लियर है क्या गाइस, प्लीज कंफर्म कीजिए। बढ़िया। अभी हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, विच इज प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है ना, सारा कॉम्प्लिकेशन जो आता है यहीं पे आता है वर्किंग नोट बनाने में। और मुझे लगता है 12वीं के लेवल पे अपन 3 बोर्ड पेपर्स देखेंगे पिछले 3 साल के इश्यू ऑफ शेयर्स का कैसा सम पूछा गया है, टू ऑल्सो फिगर आउट वेदर इससे कुछ हैवी वो लोग पूछते हैं या नहीं। थोड़ा से के लिए सॉरी, ऑनलाइन वालों का तो सही चल रहा है। 3322, 10 रुपए का शेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। हम इशू कितना करना चाहते थे, 100, एप्लीकेशन कितने का आया, 200 का। तो इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है। कोई और वर्किंग नोट आप लोग फॉलो कर रहे हैं क्या, जो मैंने करा है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो हम 3 कैटेगरी में, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या क्या कैटेगरीज है, उस हिसाब से करने का। समझो क्वेश्चन कहता है 40 को फुल अलॉटमेंट है, 60 को रिजेक्शन है, और बाकी को प्रोरेटा। बाकी को क्वेश्चन बोलता नहीं है कि कितने के सामने कितना, बट क्वेश्चन ऐसे बोलता है बाकी को प्रोरेटा। क्वेश्चन कहता है देयर आर 200 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, आउट ऑफ व्हिच 40 आर अलॉटेड इन फुल, 60 आर रिजेक्टेड एंड बैलेंस इज प्रोरेटा। समझे क्वेश्चन में किस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है। तो सिंपल है, कैटेगरी 1 फुल अलॉटमेंट, मांगा 40 शेयर, दिया 40 शेयर, तो उसने कुछ भी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, इनटू 3। कंपनी के पास कुछ उसका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है क्या, नहीं। 60 शेयर्स के जो सेकंड कैटेगरी है जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसने अप्लाई किया 60 के लिए, उसको अलॉट कर रहे हैं 0, तो 60 एक्स्ट्रा शेयर्स पे उसने 3 रुपया भरा है बेचारे ने। कंपनी के पास उसका कितना रुपया है, जो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को। अभी थर्ड कैटेगरी में टोटल एप्लीकेशंस कितनी बची हैं, 200 में से 40 और 60 हमने सॉर्ट कर दिया, कितनी एप्लीकेशंस बची हैं, और अलॉटमेंट हमारे पास 100 शेयर्स थे, उसमें से 40 हमने अलॉट कर दिए, तो हमारे पास कितने शेयर्स अलॉटमेंट के लिए बचे हैं, तो हमारे पास 40 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है, 3 रुपए पर शेयर, 120 रुपीज एक्स्ट्रा है कि नहीं है। ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ लोग है, इन्होंने 60 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, मतलब सॉरी 60 शेयर्स इनको हमने अलॉट किए हैं, करेक्ट। इनसे अलॉटमेंट पे 3 रुपए के हिसाब से 180 रुपया लेना है, हाँ या ना। और ये कितना रुपया है, 120 एक्स्ट्रा है इनका, तो 120 में 180 में से एडजस्ट कर सकता हूं। अगर ये 120 के बदले 180 से ज्यादा होता, क्या होता है 180 से, तो या तो मुझे रिफंड करना पड़ता, या तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना पड़ता। बट फर्स्ट कॉल में मैं तभी एडजस्ट करता हूं जब क्वेश्चन अलाउ करता है तब, वरना मैं क्या करता हूं, रिफंड। क्या करता हूं, वो भी एक सिनारियो है, आगे आएगा, घबराओ नहीं, ठीक है। Adjust this money towards allotment. Always check whether for this category allotment money is greater than extra money, or which in this case is true. इसलिए मुझे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता। अभी एप्लीकेशन 200 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 600 में आएगा। एप्लीकेशन को जितने से क्रेडिट किया अगली एंट्री में उतने से ही क्या कर देने का, डेबिट हमेशा। 2 शेयर कैपिटल कितना रहेगा, जितने जेन्यून शेयर्स है इनटू एप्लीकेशन मनी,
टू बैंक कितना रहेगा रिफंड, इस केस में 180 रुपए का रिफंड था कि नहीं था, एंड टू शेयर अलॉटमेंट जो एक्स्ट्रा पैसा हमने रख लिया है जो हम किस में एडजस्ट करने वाले हैं, अलॉटमेंट में। फिर शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे पूरा 300 रुपया, अरे हाँ है ना, वरना डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होएगा अलॉटमेंट में। मांगेंगे पूरा 300 रुपया, बट रिसीव कितना करेंगे, क्योंकि 120 हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं, हाँ है ना। फिर बाकी का तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में कोई अंतर, इजी और टफ। ऑनलाइन वाले भी बताइए, इज इट क्लियर गाइस। नेक्स्ट, कॉल्स इन अरियर्स 3-3-2-2, 100 शेयर्स इशू करने, 100 का ही डिमांड है। मिस्टर के होल्डर ऑफ 5 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। पहले तो 100 शेयर्स पे 3 रुपए एप्लीकेशन का आया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट पे 100 रुपया मांगा, सॉरी 100 शेयर्स पे 3 रुपया मांगा, 300 रुपया मांगा। अब 5 शेयर्स वाला एक बंदा अलॉटमेंट का पैसा भर रहा, तो 5 इंटू 3 15 रुपया कम आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरे पास बैंक में कितना आएगा, और बट कैप ये शेयर अलॉटमेंट को तो कितने से क्रेडिट करना है, तो मेरा 15 रुपया बैलेंसिंग फिगर असेट कहां पे चले जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स में, हाँ या ना। इसका एक ऑल्टरनेट वे है, इस पार्ट को एक बार के लिए अभी इग्नोर कीजिए, वी विल डू इट लेटर। जो बॉक्स में डाला है उसको बाद में देखते हैं, ठीक है, ओके गाइस। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे 100 शेयर्स पे 2 रुपया, 200 रुपया। कोई बोलेगा सर जिसने डिफॉल्ट किया उसका भी पैसा मांगेंगे क्या, हाँ मांगेंगे, क्योंकि अभी तक हमने उसके शेयर्स को फोरफिट नहीं किया है। अगर हम फोरफिट कर देंगे फिर मांगने की जरूरत नहीं है। आएगा कितना, 5 शेयर्स पे 2 रुपया, 10 रुपया नहीं आएगा तो 190 आएगा। कैपिटल ये सामने फर्स्ट कॉल तो 200, तो 10 रुपया कॉल्स इन अरियर्स, हाँ या ना। ऑल्टरनेट वे इस दोनों एंट्री का क्या है, जो पहली एंट्री थी, अगर आपको कॉल्स इन अरियर्स के बिना सॉल्व करनी हो तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कर दो 285, और यहाँ पे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल कर दीजिए 190। ऐसे केस में आपका कॉल्स इन अरियर्स डेबिट नहीं होगा, क्लियर है। अगर फ्यूचर में वो पैसा दे देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, 15 रुपया पहले का, फिर 10 रुपया बाद का, 25 रुपया। अगर आपने ऑल्टरनेट वे फॉलो किया होता तो ये पेमेंट पे एंट्री क्या आती, बैंक अकाउंट डेबिट 25 रुपया टू शेयर अलॉटमेंट 15 रुपया टू शेयर फर्स्ट कॉल 10 रुपया। समझे कि नहीं समझे। इफ यू वुड हैव फॉलोड द ऑल्टरनेट रूट अबव, दिस वुड हैव बीन द एंट्री, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स का तो असेट आपने क्रिएट ही नहीं किया ना, आपने असेट के नाम क्या रखे, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, तो पैसा आएगा तो वही असेट्स कम होंगे, हाँ या ना। प्लीज कंफर्म कीजिए सबको समझा है। ऑनलाइन वाले भी बताइए यार, ये पार्ट क्लियर है क्या सबको। बढ़िया। चलिए अभी कॉल्स इन एडवांस देखते हैं। 3-3-2-2, 100-100। मिस्टर आर 5 शेयर्स का होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी कब दे दिया, अलॉटमेंट में। बोला मेरे को घूमने जाना है अब्रॉड, मेरे को कॉल मत करना, परेशान मत करना। एप्लीकेशन पे 300 रुपया ही आएगा, कैपिटल में भी वही ट्रांसफर होएगा, हाँ या ना। अलॉटमेंट में हम मांगेंगे तो हमारा नॉर्मल ही, बट 5 शेयर्स पे 4 रुपया 20 रुपया, 4 कैसे आया, 2 + 2 फर्स्ट कॉल और कोई बोलेगा सर अलॉटमेंट का पैसा क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि अलॉटमेंट का तो 300 में इंक्लूडेड है ना। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का 4 रुपया, हाँ या ना। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा आएगा, तो हमारे पास बैंक में 20 रुपया आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट 300 रुपया, टू एक्स्ट्रा जो पैसा आया है वो चले जाएगा हमारी लायबिलिटी कॉल्स इन। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे पूरा 200 रुपया, बट बैंक में आएगा कितना सिर्फ, क्यों, क्योंकि 10 रुपए हम किस में से एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस में से, और शेयर फर्स्ट कॉल को पूरा 200 रुपए से क्रेडिट करके खत्म करेंगे। शेयर सेकंड कॉल में हम मांगेंगे 200 रुपया, वापस से आएगा 190, और 10 रुपए की लायबिलिटी कम होएगी। गाइस 10-10 रुपए की लायबिलिटी जब जब वो पैसा ड्यू हुआ तब हमने एडजस्ट की। अगर क्वेश्चन मेंशन कुछ नहीं करता तो आप कॉल्स इन अरियर्स यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आई बिलीव कुछ कॉलेजेस में तो सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स के साथ ही सिखाया होगा। बोलिए।
ज़्यादा कूलिंग हो रहा है ना, एक बंद ही कर दूँ क्या? अरे ये मेरे पे आ रहा है ना, सर्दी हो जाएगी, वो तुम लोग एडजस्ट कर लो टेम्परेचर। चलो, निर्णय आपका डाउट क्लियर है क्या? बस बस तू कुछ कर मत, तूने दोनों एसी चालू कर दी फिर, कोई बात नहीं। इससे देखो क्या सीख मिल रही है पता है, जो तू मल्टीपल लड़कियों के पीछे एक साथ में भाग रहा है ना, वो मत कर। हाँ हाँ बोला, देखा, ढीठ व्यक्ति। चलो गाइज, अभी कॉल्स इन एडवांस है। पहले तो नॉर्मल सादा कॉल्स इन एडवांस किया जिसमें सामने वाले ने एक्स्ट्रा पैसे अलॉटमेंट में भरे थे फॉर फर्स्ट कॉल एंड। इस बार कैसा होएगा कॉल्स इन एडवांस पता है कि उसने एप्लीकेशन में इतने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था कि अलॉटमेंट सेटल करने के बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया, हाँ या ना? तो 3-3-2-2, 100 का इश्यू, 250 का एप्लीकेशन। वही अभी क्वेश्चन क्या कहता है, 40 को फुल अलॉटमेंट, 60 को रिजेक्शन और बैलेंस को प्रोरेटा। तो 40-40-0-3-0, हाँ या ना? ये तो आप लोग को पता है। 60 के सामने 0 तो 180 रिफंड में चले जाएगा, ये भी पता है। अब 250 के एप्लीकेशन में से माइनस किया 40, माइनस किया 60, तो एप्लीकेशंस कितने के बचे? और 100 जो हम इशू कर रहे थे उसमें से माइनस किया 40, तो कितना बचा? 60। 150 माइनस 60 कितना बचा? 90 पे 3 रुपया। उन्होंने 270 रुपया एक्स्ट्रा भरा है कि नहीं भरा है? बट इनका अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 180। 180 कैसे पता चला? क्योंकि इनको 60 शेयर्स मिल रहे हैं 3 रुपए के हिसाब से, जो अलॉटमेंट मनी है वो 180 है। तो 270 में से 180 एडजस्ट करने के बाद भी कितना रुपया बचता है? 90 रुपीज। मेक सेंस? इस 90 के लिए कितने ऑप्शंस है हमारे पास? 2। या तो रिफंड करो अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोला, अगर क्वेश्चन बोलता है तो इसको किस में एडजस्ट करो? फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करो। किस में एडजस्ट करो? बट उसके लिए एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन से परमिशन चाहिएगा ही चाहिएगा। हमने वो दोनों सिनारियोस के हिसाब से सॉल्व किया है। पहले तो 250 शेयर्स पे 3 रुपए एप्लीकेशन का 750 आया कि नहीं आया? 750 से क्रेडिट किया, उतने से ही डेबिट करना है। 2 शेयर कैपिटल कितना होगा? जेन्यून 100 शेयर्स इंटू 3, 300। वेरी गुड। पहले सिनारियो में ये ले रहा हूं जिसमें अपन उसको रिफंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉल्स इन एडवांस में लेके जा रहे हैं। तो यहां पे रिफंड सिर्फ 180 आएगा रिजेक्टेड कैटेगरी का। 2 शेयर अलॉटमेंट 180 एंड 2 कॉल्स इन एडवांस 90। करेक्ट और नॉट? अगर इसमें वो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको भी रिफंड करते हैं तो फर्क क्या पड़ जाएगा? ये तो इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा, ये इतना रहेगा। ये जो 2 बैंक 180 था और ये कॉल्स इन एडवांस था, ये दोनों कंबाइन होकर रिफंड में ही चले जाएगा। 2 बैंक 270, हाँ या ना? वो 90 रुपीज हम कॉल्स इन एडवांस में फिर डालेंगे नहीं। नेक्स्ट, अलॉटमेंट में 300 रुपया मांगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 300 300, करेक्ट। फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा? 120। क्यों? क्योंकि 300 में से 180 रुपया ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो 120 ही आएगा। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, फर्स्ट कॉल में से भी 90 रुपीज आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तो 110 आएगा और 90 को हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर हमने ऑलरेडी रिफंड कर दिया था तो पूरा 200 रुपया कलेक्ट करेंगे। राइट और रॉन्ग गाइस? सेकेंड कॉल की एंट्रीज तो दोनों सिनारियों में क्या रहेगी? सेम, 200 मांगेंगे, 200 रिसीव हो जाएगा। इजी और डिफिकल्ट? इजी। ऑनलाइन वालों को भी समझा है? बढ़िया। सिर्फ एक पेपर का सम देखे क्या क्या आया क्या था 2024 में? ये क्या हो गया? बंद हो गया क्या? यार ये देख के ना हंसना नहीं है किसी को भी। हंसे, तू हंसेगा तो लाफा। बंद मत हंस। बोर्ड पेपर का मजाक उड़ा रहा है, कल देना, ऐसे नहीं करते बेवकूफ। कहाँ 6 बजे के बाद हंसना? ठीक है, 3 बजे पेपर है तो 5:30 ही खत्म हो जाएगा। मैं देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा तो बोर्ड पेपर 2.25 2 ढाई घंटे में खत्म हो गया था।
अकाउंट्स के पेपर के दिन मैं पौना घंटा जल्दी ख़त्म करके मैं नीचे भी उतर गया था, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ और लोग लिख रहे हैं, और मेरे को अकाउंट्स में 97 आया था। मतलब ऐसे एक गड़बड़ क्या हो गई थी, मैं तुमको बताया रहेगा। एनपीओ में एक जन का ऐसा था 240, मेरे को आज तक वो अमाउंट भी याद है यार, 240 रुपये का, 240 ड्यू टू दिस पार्टी वॉज, ऐसा कुछ था। तो मैंने ड्यू टू को ड्यू फ्रॉम ले लिया, तो बस मेरा सब टैली वैली हो गया, बस 480 के फ़र्क पे टैली हुआ। असेट के एडजस्टमेंट को मैंने लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट ले लिया, तो वैसा करके ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में होती हैं ऐसी गलतियाँ। वही 3 मार्क कटा होएगा, वरना 100 आता मेरे को। बोल। वो तो मैंने इतना तो मैंने देखा ही रहेगा ना, मैं दो इफेक्ट तो ले ही रहा हूँ ना, तू समझ रहा है। मतलब तू ऐसा समझ ले, मैंने अक्रूड इनकम को अक्रूड एक्सपेंस ले लिया, या अक्रूड एक्सपेंस को अक्रूड इनकम, तो टैली तो होएगा ही, बस वो 480 के फर्क पे टैली हो गई, जो भी है। ये है भैया मोहिनी का सम। कितने शेयर्स इशू करना चाहती थी? 25,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 22,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर मेड टू देम। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम हो गया, बस सारा पैसा आ गया, डन। ये है सम, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर जो कराया रहेगा इशू शेयर्स, उसमें हो जाता है ये, मानते हो ये बात? एक और पेपर देखते हैं, बट ये वाला बहुत ज्यादा सिंपल था, आई डोंट थिंक इतना सिंपल आया होगा बाकी पेपर में, ये बहुत ज्यादा ही ज्यादा सिंपल था। अरे माँ कसम, सेम नंबर 25,000 शेयर्स, और इसमें तो एक ही कॉल है, बट इस बार कितने का आया? 30,000 का, और प्रो रेटा किया सबको, सब पैसा आ गया था, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500 शेयर्स पे नहीं आया। करेक्ट, वापस से सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स बनाने, शेयर फॉरफीचर की भी एंट्री पास करनी नहीं है। ये एक्चुअली डिस्कस करने से क्या हो रहा है ना, कुछ लोग अभी लेक्चर एग्जिट कर देंगे। भैया बैलेंस शीट पढ़ के तो जाना, चांसेस तो है ही आ सकता है कोई चीज। भैया मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं मेरी पूरे करियर में आज तक किसी को कभी नहीं बोला ये चीज नहीं आएगी या यही चीज आएगी। आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क, ठीक है। कई टीचर्स रहते कॉन्फिडेंस से ये तो आएगा ही या ये तो नहीं आएगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ। शुभम क्लियर है तेरे को मेरे एंड से क्या बोलना चाहता हूं मैं? कुडंट हियर यू, तो ठीक है चल। तेरे को बेबी पिक्चर देखिए तूने, उसमें अक्षय कुमार से वो पूछता है कितने चांसेस हैं, तो वो बोलता है 5% चांसेस है सर, मैं तो 1% पे भी जाता हूँ। तो वैसे ही बैलेंस शीट आने के चाहे 5% चांसेस हो, तुमको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 1% भी चांस हो तो पढ़ना चाहिए। क्या बात कही है, समझा? यस वी विल डू इट, डोंट वरी। अब थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 2 लाख शेयर्स इशू कर रहे थे 2 रुपए के प्रीमियम पे, एप्लीकेशंस आए 240 के और प्रोरेटा किया। एक्सेस एप्लीकेशन का जो पैसा था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर लिया। प्रेरणा जिसको 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा और उसके शेयर्स को क्या कर लिया है, पहली बार फोरफीट की एंट्री आई है बस। हाँ 22 का था ना ये, तो 22 में सबसे टफ पेपर पूछा है। क्या तू क्यों नहीं हंस रहा है? तेरे को जोक नहीं अच्छा लग रहा है तो तू जा घर। चलो आगे चलते हैं, खड़ूस बच्चे आए यहाँ पे। चलो पीछे वाले को देख रहा हूँ, क्या तेरे को प्रॉब्लम? चलो गाइस, जोक्स अपार्ट, शेयर फॉरफीचर की एंट्री पढ़ते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर आप मेरे से पूछो सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो पार्ट अभी हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी द वेरी लास्ट। उसके बाद का जो पार्ट है, चांसेस वापस से 2% है आने के, बट पढ़ के जाओ, बट आप पास पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, यू विल नॉट सी सच सम्स, ठीक है ना। शेयर फॉरफीचर में हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो गया है 332, तो यहां पे 8 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना, कहीं सबको समझ रहा है?
फेस वैल्यू कॉल्ड, चलो पहले एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल स्टडी करके सिनारियो 1-2 का अमाउंट्स देखते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड, अगर रिसीव हो गया है तो डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। कॉल्स इन अरियर्स, जितना अमाउंट पेंडिंग है चाहे वो फेस वैल्यू का हो चाहे प्रीमियम का, उससे फर्क नहीं पड़ता। और बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर। नीचे 2 एग्जांपल्स लिए हैं, ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे 3-3-2 और प्रीमियम 1 रुपया अलॉटमेंट के साथ है, यहाँ पे टोटल 4 है। ये सिनारियो 1 में क्या हुआ, ये सिनारियो 2 में क्या हुआ, देख रहे हैं सब लोग। ये सब कुछ पता है, मैंने आपको नोटबुक में लिखाया हुआ है, ऐसा का ऐसा, यही मेरे नोट्स हैं। तो मैंने एक्सेल में क्रिएट किए थे जब मैं कोविड में पढ़ा रहा था। दोज आर द नोट्स दैट वी आर करंटली यूजिंग, एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिनारियो 1 में उसने एप्लीकेशन का पैसा भरा है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भरा, और सेकेंड कॉल तो अभी तक मांगा भी। सिनारियो 2 में उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा है, फर्स्ट कॉल भरा और सेकेंड कॉल तो मांगा भी नहीं है। बीच में लाइन है, ये क्या चीज की लाइन है? यहां पे हम फोरफीट कर रहे हैं, यही बोला ना आपने, वेरी गुड। ये लाइन है कि फोरफीट कहां पे हो रहा है वो इंडिकेट करने के लिए। मैंने आपको बोला था एग्जाम में ऐसा एक छोटा सा लाइन बना देना टू इंडिकेट फोरफीचर कहां पे हो रहा है, समझ रहे हैं। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिनारियो 1 में फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार कितना है, 332, 8 रुपया है कि नहीं है? अरे हाँ है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड, भरा है क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा, तो ये 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ है तो 1 रुपया डेबिट कर दिया। 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना है उसका, ये 2 लेवल अनपेड है तो 4 + 2 6 रुपया है कि नहीं है गाइस। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं भरा है तो 4 और 2 6 रुपया आ गया कि नहीं आ गया, और बैलेंसिंग फिगर 3 रुपया। ऐसे सोचो तो उसने एप्लीकेशन का 3 रुपया हड़प लिया, हाँ या ना, करेक्ट। सेकेंड सिनारियो में मैं अगर जाना चाहूं तो क्या हुआ है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार तो वही 8 रुपया रहने वाली है। प्रीमियम डेबिट इफ नॉट रिसीव, बट प्रीमियम का पैसा उसने दे दिया है, देखो ना अलॉटमेंट का पैसा भर दिया तो प्रीमियम दे दिया कि नहीं दे दिया, तो यहां पे 0 आ गया। मतलब एग्जाम में तो आपको कुछ लिखने की भी आवश्यकता। 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना रहेगा, ये 2 रुपया जो फर्स्ट कॉल का भरना बाकी है, और बैलेंसिंग फिगर 6। बैलेंसिंग फिगर से नहीं करना होता, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3-3 रुपया हड़प लिया, टोटल 6 रुपया हड़प लिया। कोई बोलेगा सर 1 रुपया प्रीमियम का भी तो हड़पा, बट वो प्रीमियम के अकाउंट में बैठेगा। टोटल कंपनी को 7 रुपए का फायदा हो गया, जो 1 रुपया प्रीमियम में बैठा और 6 रुपया शेयर फॉर फीचर में। प्लीज बताइए क्लियर है। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश है क्या टेक्स्ट बुक में? ये पार्ट है ना, ये पढ़ाए बीमारे का पकड़ के नहीं, बट क्या है, मैं ये पार्ट के लिए ना हमेशा भूल जाता हूँ कि ये सीए फाउंडेशन के हिसाब से ही रेलेवेंट है या 12वीं में है। मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक में कहीं दिया हुआ है, पूछते नहीं है, वो एक अलग चीज है। चल कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, आ जाओ 2 मिनट लगेगा। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, समझो असेट खरीदा, सन्ड्री असेट्स का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट टू वेंडर जो हमारी लायबिलिटी हो गई, या समझो कोई बिजनेस टेक ओवर किया 1,20,000 में, करेक्ट। अगर हम उस बिजनेस के नेटवर्थ से ज्यादा पे करते हैं तो एंट्री क्या होएगा, समझो असेट्स आए 2 लाख के, वेंडर की लायबिलिटी आई, सॉरी असेट्स आए 2 लाख के, लायबिलिटीज आई 90,000 की, तो बिजनेस का नेटवर्थ कितना है 1,10,000, 2 लाख माइनस 90 करके कितना बचा 1,10,000। बट हमने कमिट किया तो 10,000 का लॉस हो गया, उस लॉस को कहां डेबिट करते हैं बच्चों, गुडविल में, समझा। सेकंड सिनारियो इसमें क्या होगा, समझो 2,40,000 के असेट्स टेक ओवर किए, लायबिलिटीज टेक ओवर की 90,000 की, तो 240 माइनस 90, बिजनेस का नेटवर्थ कितना है, और हमने कमिट किया 120, तो हमको कितने का फायदा हो गया 30,000 का, जिसको कहां क्रेडिट करते हैं, समझा। जो असेट्स टेक ओवर कर रहे हो वो डेबिट करो, जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हो वो क्रेडिट करो, वेंडर का अकाउंट क्रेडिट करो, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आया तो गुडविल, क्रेडिट साइड पे आया तो कैपिटल रिजर्व।
चाहे मैंने नॉर्मल असेट टेक ओवर की एंट्री बोली हो, या ये फर्स्ट सिनारियो हो, या ये सेकंड सिनारियो हो, हर एक सिनारियो में हमें वेंडर को कितना पैसा देना है, 1,20,000, हाँ या ना। तो पहली एंट्री इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है, दूसरी एंट्री शेयर्स पेमेंट के लिए होगी, हाँ या ना। अभी वो शेयर्स हम इशू कर सकते हैं या तो पार में या तो प्रीमियम में। डिस्काउंट में शेयर्स इशू करना अभी अलाउड नहीं है, बट वो डिबेंचर्स वाले पार्ट में आता है जो सिर्फ सीए फाउंडेशन का पार्ट है, करेक्ट। तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो कैसे पता चलेगा, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। पहले सिनारियो में अगर एक शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए का है और हम 10 रुपए में इशू करते हैं, तो 1,20,000 रुपया देना है, डिवाइड बाय 10, 12,000 शेयर्स देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे। तो वेंडर, वो पहली एंट्री हुई, वेंडर लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई। अब शेयर्स देके वेंडर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 120, हाँ या ना, समझा सभी लोगों को। सिनारियो 2, शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम 10 + 2, 12 में इशू किया, हाँ या ना। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 12, हमें सिर्फ कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, 10,000, करेक्ट। वेंडर की लायबिलिटी जाएगी 1,20,000 से, शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने की आएगी, 1 लाख की, क्योंकि एक्स्ट्रा 20,000 रुपए तो क्या है, प्रीमियम, जो हमारे लिए इनकम हो गई, राइट और रॉन्ग गाइस। डिबेंचर्स वाला पार्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं। शेयर्स जब हम प्रोमोटर्स को इशू करते हैं तो गुडविल या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट खर्चा है हमारा, टू पेएबल किसको है, प्रोमोटर्स को। फिर प्रोमोटर्स की लायबिलिटी सेटल करने के लिए प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लायबिलिटी कम हो गई, कैपिटल बढ़ गया। अंडरराइटर्स को पैसा देना होगा तो अंडरराइटिंग कमीशन हमारा खर्चा है, खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट, और सामने अंडरराइटर्स की लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। फिर जब पे करेंगे तो अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी, कुछ हम लोग पैसा पे करेंगे टू बैंक और कुछ के हम शेयर्स देंगे तो टू शेयर कैपिटल, है या ना। इजी और डिफिकल्ट। अब आते हैं वापस एक मेन पार्ट पे, विच इज री इशू। ये डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी को तो अभी के लिए भूल ही जाओ, ये CAFC का पार्ट है, ओके गाइस, अभी के लिए भूल जाइए। री इशू में क्या होएगा, समझो हमने 3 रुपया हड़पा है, फेस वैल्यू 10 रुपए थी जो पूरी कॉल्ड अप थी, ठीक है। केस 1 अगर हम री इशू करते हैं एट पार, केस 2 में प्रीमियम पे, केस 3 में हमने हड़पा हुआ कितना रुपया बचाएगा इस हमारे पास, 3। पार में इशू करेंगे तो बैंक का सेट 10 रुपए से बढ़ जाएगा, टू शेयर कैपिटल 10 रुपए, ये 3 रुपया यूटिलाइज नहीं हुआ, इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, केस 2 12 रुपए में इशू किया, 10 रुपया शेयर कैपिटल में गया, 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया एक्स्ट्रा, तो ये 3 रुपया फिर से अनयूटिलाइज रहा, इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। अग्री करते हैं। तीसरा सिनारियो, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू किया, तो 9 रुपया बैंक में आया, बट कैपिटल की लायबिलिटी कितने की आई, तो 1 रुपया जो डिस्काउंट है उसको कहां डेबिट कर देंगे, शेयर फॉरफीचर। अलग से डिस्काउंट का खर्चा दिखाते हैं क्या गाइस, शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर देंगे, है या ना। और अब 3 में से 1 यूटिलाइज हो गया तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होएगा, 2। समझा या नहीं समझा, पक्का। ऑनलाइन वाले भी सभी लोग बताइए री इशू समझा है क्या। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है वो भी मैं कराता हूं, बट पहले एटलीस्ट ये पार्ट समझा है क्या, डन। In case only a few shares are reissued, then only consider partial share forfeiture available to be transferred to capital reserve। इसका क्या मतलब है, अभी अगर समझो हमने फोरफीट कर रहे हैं 100 शेयर्स, ठीक है, उन पे हमने 300 रुपया हड़पा है 3 रुपए के हिसाब से, करेक्ट। अभी हम रीइश्यू सिर्फ कितने शेयर्स कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके शेयर फॉरफीचर हमारे पास कितना अवेलेबल है गाइस, 90। तो अगर मैं अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहूंगा या डिस्काउंट देना चाहूंगा तो 90 में से ही देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। बैलेंस 210 को अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की आवश्यकता, वो जब वो शेयर्स रीइश्यू होंगे उसी के बाद होएगा, उसको शेयर फॉरफीचर का ही बैलेंस पड़े रहने देंगे। क्लियर, बताइए सबको, ऑनलाइन भी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे काफी बार रीइश्यू में ये मिस्टेक कर जाते हैं। चलिए बढ़िया, लास्ट एक थियरी में काफी बार आता है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पिछले साल की एक पेपर में आई बिलीव पहला ही क्वेश्चन यही था, कुछ ऐसा ऑड वन जैसे सब्सक्राइब पर्ल्ड अप ऐसा कुछ था।
है ना। 90 पूरा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, 210 शेयर फॉर फीचर में ही रहेगा, समझा। और 90 में से समझ तुमने 30 का डिस्काउंट दे दिया तो 30 डेबिट हो जाएगा वैसे पहले डिस्काउंट की एंट्री में। जी भैया, डन। ऑथोराइज या नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जितना मैक्स कैपिटल इशू करने की कंपनी को परमिशन मिलती है। यस, 1000 रुपया। अभी उसमें से अगर हम 600 इशू कर रहे तो इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा 600, अनइशूड कितना रह जाएगा 400, करेक्ट। उसमें से अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं तो 500 सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, 100 अनसब्सक्राइब्ड रह जाएगा, हाँ या ना। 500 में से अगर हमने 300 रुपया मांग लिया है तो उसको 300 को क्या कहेंगे, उसमें से जो रिसीव हो गया उसको पेड, अब जो पैसा आना बाकी है वो क्या हो गया, जो पैसा अभी तक हमने मांगा नहीं है 200 रुपया, क्योंकि 500 सब्सक्राइब किया था हमने, मांगा 300, तो 200 रुपया अभी भी हमें मांगना है। उसमें से दो पार्ट हो सकते हैं, एक होता है रिजर्व कैपिटल, जैसे 10% ऑफ सब्सक्राइब हमने बोला था, हम सिर्फ कब मंगाएंगे, वाइंडिंग अप पे। ये कहीं भी समझ में नहीं आता है, बट ठीक है, कंपनी क्या बोलती है 10% पैसा हम अभी मांग ही नहीं रहे, अगर कंपनी बंद होने की नौबत आई तो आप भरिएगा, समझ रहे हो। तो क्यों तू बोलेगा सर कंपनी बंद होने आएगी तो क्यों भरना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करने के लिए भरने की जरूरत पड़ सकती है, और बैलेंस अदर्स रह जाएगा 150। तो ये 200 में से 150 तो अभी हम नियर फ्यूचर में मंगा लेंगे, 50 हो सकता है हमें कभी भी मंगाने की आवश्यकता ना पड़े, समझा। ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वैसे आपको आने का कोई जरूरत नहीं है। कौन सा टॉपिक है भाई सोशस, चलिए, होप सभी को इससे हेल्प हुआ है, ऑनलाइन भी आई होप सबको एक अच्छा रिवीजन हो गया, थरो रिवीजन। एक तरीके से बोलने जाऊं तो मैंने हर टाइप का एक एक सम कर दिया, ऑब्वियसली लिखा के तो टाइम नहीं बचेगा, वो अभी आपको घर पे जाके करना होगा, बट गो थ्रू वी हैव डन वन सम फॉर एवरी कैटेगरी। चलिए, अभी ये चैप्टर को एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ टेक्स्ट बुक में से। गाइज ये शेयर की डेफिनेशन देख लीजिएगा प्लीज। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस का फर्क पता है ना सबको। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, रेजिडुअल ओनरशिप उनके पास होती है। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, ऐसे शेयर्स जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और रीपेमेंट में भी उनको उनका ही मतलब एक तरीके का लोन ही होता है ना। क्या प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए उनको प्रेफरेंस बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले इनको डिविडेंड देना कंपलसरी है, और फिर अगर किसी साल में कंपनी बंद होती है तो पहले इनका पैसा दिया जाएगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इसलिए इनको प्रेफरेंस बोलते हैं। दो प्रेफरेंस है इनके पास, एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड में और एक पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। बट याद रखने वाली बात यह है कि अगर कंपनी बहुत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी करती है तो इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये था अभी प्रेफरेंस शेयर्स कितने कितने टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या, जैसे आपको 8% डिविडेंड का रेट बोला है, अगर किसी साल कंपनी ने लॉस किया तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, लॉस किया तो डिविडेंड देगी क्या, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी वो 8% डूब जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, 2 साल कंपनी ने लॉस किया तो 2 साल तो हमने डिविडेंड नहीं दिया, पर तीसरे साल में जब प्रॉफिट होएगा तो हम इकट्ठा मिला के 3 साल का डिविडेंड देंगे, हाँ या ना, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। हम अक्यूमुलेट करते रहेंगे लॉस के ईयर्स में, फिर इकट्ठा आपको दे देंगे, हाँ या ना, समझा सभी लोगों को। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब जो एक फिक्स्ड लाइफ के बाद रीपे हो जाएगा, इरिडीमेबल जो कभी भी रीपे होने वाला, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है इशू करना। पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव मतलब अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो गए तो जो आपका 8% फिक्स्ड है उसके बियॉन्ड आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कंपनी वाइंड अप भी होती है तो अगर आपने समझो 100 रुपया भरा है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा देंगे या नहीं देंगे। पार्टिसिपेटिव है तो देंगे, नॉन पार्टिसिपेटिव है तो नहीं देंगे, जनरली नॉन पार्टिसिपेटिव ही होता है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो भी टेन्योर है 20 साल का वो खत्म होएगा तो आपको कैश मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल।
इजी। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। राइट्स इशू पता है ना क्या होता है? राइट्स इशू में हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। आज समझो कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, हमको और 2,000 शेयर्स इशू करने हैं, तो हम राइट्स इशू निकालेंगे कि जिस जिसके पास 10 शेयर्स है वो लोग 2 शेयर्स और खरीद सकते हैं सस्ते दाम में। तो ये होता है राइट्स इशू, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब ESOPs में क्या होता है, जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं तू 4 साल काम करेगा तो कंपनी के 100 शेयर्स सस्ते दाम में मिलेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें हम कुछ लोगों को ही शेयर्स इशू करते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज या स्टार्टअप्स ये बहुत करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और पब्लिक ऑफर मतलब IPO टाइप्स। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब अगर मैं बोलता हूँ मेरे को कहीं जॉब लगती है 50 लाख की, मैं बोलता हूँ आप 20 लाख के मुझे शेयर्स दे दो, 30 लाख रुपए कैश दे दो, तो उसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं, फॉर एफर्ट्स दैट आई हैव टेकन, करेक्ट। और बोनस मतलब फ्री शेयर्स, ठीक है। ये सब तो हम कर चुके हैं, एंट्रीज में तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, राइट। डन गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, बीच बीच में भी थियरी है, तो देख लेते हैं कहीं पे कुछ आ रहा है क्या। जैसे आई बिलीव वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजर्स आएंगे एक जगह पे। कहीं पे भी वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजर्स नहीं दिए हुए हैं क्या? है, ठीक है, देख लेना अगर मिले तो, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं ना, उसके 5 पर्पस दिए हुए, बट वो यूजर्स नहीं दिए ना। ठीक है, छोड़ो, इतना ही है फिर, समझा। बैलेंस शीट से रिलेटेड एक सम मैंने कराया हुआ है ना बैलेंस शीट। देखो अभी यहाँ पे बैलेंस शीट सिंपल कैसा है, सारी एंट्रीज का नेट करने का, ठीक है। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, जैसे एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, फर्स्ट कॉल कैंसिल हो गया। पहले बैंक का देखो जितना भी है टोटल ऐड करके असेट्स में लिख दो, शेयर कैपिटल का यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यहाँ पे। आपको नॉर्मल टी फॉर्मेट में बनाना है। लाइबिलिटी साइड पे टॉप पे शेयर कैपिटल आएगा, नंबर ऑफ शेयर जरूर मेंशन करना अगर क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट बना रहे हो, कि कितने शेयर्स ऑफ हाउ मच ईच और टोटल अमाउंट कितना है। नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम रहेगा और सामने एसेट साइड पे सिर्फ बैंक रहेगा, ठीक है। आपके समझ में इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है अभी के लिए। अगर शेयर फॉरफीचर रहा, अगर कुछ हड़पा हुआ रहा, तो वो यहाँ पे शेयर प्रीमियम के नीचे आ जाएगा, या कुछ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया रहेगा तो वो भी आ जाएगा। बट उतना एडवांस हम पूछेंगे तो बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे उतना एडवांस, मतलब आई डोंट अग्री टू दैट इट इज एडवांस, इट इज जस्ट एडवांस फॉर महाराष्ट्र को, करेक्ट। मैंने तुमको बैलेंस शीट, जैसे यहाँ पे देख लो एक और बैलेंस शीट है डिस्काउंट वाले में, बैंक यहाँ पे आया, शेयर्स यहाँ पे आया, जो डिस्काउंट है वो एक फिक्टिशियस एसेट की तरह पे एसेट साइड्स पे लिख दिया है, बस, समझा। फिर और किसी सब में तो बैलेंस शीट नहीं है यहाँ पे। तो देखो अभी कॉल्स इन अरियर्स था तो शेयर कैपिटल लिखा, बस इसने शेयर कैपिटल में वो नंबर ऑफ शेयर्स करके नहीं लिखा, आइडियली इसको लिखना चाहिए, शेयर कैपिटल लिख के अंडरलाइन करना चाहिए, फिर लिखना चाहिए 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2,50,000 इनर कॉलम में, लेस कॉल्स इन अरियर्स उसके भी ब्रैकेट में लिखने का, सो मेनी शेयर्स ₹2 आउटस्टैंडिंग या जो भी है, ₹2 पेंडिंग टू बी रिसीव्ड, और माइनस करके नेट आउटर कॉलम में, क्लियर है। तो बस कुछ नहीं है यार बैलेंस शीट तो। शुभम क्लियर है? यहाँ पे देख ले, जैसा मैंने बोला था, शेयर फॉरफीचर शेयर प्रीमियम के नीचे आ जाएगा। डन। विद दिस आई एम डन विद इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन। एनालिसिस का मैं आज सुबह भी यहाँ पे भी बच्चों से डिस्कस कर रहा था, मुझे फ्रैंकली नहीं लगता इसमें कुछ रिवीजन जैसा है। टेक्स्ट बुक में कॉल्स इन अरियर्स भी किया है भाई प्रणव, सब में अलग अलग है, दिखाऊं देखो, कॉल्स इन अरियर्स भी है टेक्स्ट बुक में।
किसी सब में भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, ये रहा कॉल्स इन अरियर्स है भाई, है, दोनों ही दिए हैं टेक्स्ट बुक में, मैं डिनाई नहीं करता, अपन कॉल्स इन अरियर्स वाला करते हैं। वर्स्ट केस में तुमको क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आ गया ना विदाउट कॉल्स इन अरियर्स, तो तुम वो ऑल्टरनेट वाला करना, ठीक है ना, वो भी तुमको आता तो है। फोर फीचर की एंट्री में भी बस कॉल्स इन अरियर्स के बदले वो सारे रिस्पेक्टिव जगहों के नाम लिखने रहेंगे, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, तो मैं बच्चों से यही डिस्कस कर रहा था कि एनालिसिस में कुछ रिविजन जैसा उतना नहीं है, क्योंकि इट इज़ पूरा फॉर्मूला बेस्ड। इसके लिए तो बट मैं एक रेकमेंड क्या करूँगा पता है, जो मैंने लेक्चर लिया था ना उसका ही वीडियो देख लो, उसका वीडियो देखो, एक एक कॉन्सेप्ट देखो मैं कैसे करा रहा हूँ, उसके सम्स फिर खुद से कर लो, 3-4 घंटे में ही हो जाएगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें मेरे को उतना कुछ रिविजन वर्दी नहीं लगेगा, क्योंकि ये समझाना इस स्टेज पे बहुत डिफिकल्ट है। ये एफएम का एक टॉपिक है, जेन्युइनली बोलता हूँ, आपके सीए इंटर का डालने को तो ये इसमें 3 टॉपिक कंबाइंड है रादर। आप लोगों को रेशियोज भी है इसमें, कैश फ्लो भी है, और बाकी ये कॉमन साइज कंपेरेटिव भी है जो एक ग्रेजुएशन का टॉपिक है। तो ये सब अभी समझाने के लिए तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। आप लोगों को फॉर्मेट से लर्न ही करना है अभी के लिए, आप इंटर में जाएंगे तो आप बहुत डेप्थ में सीखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस पर टाइम नहीं डाल रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज गाइस, मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। पोस्ट दैट ब्रेक व्हाट वी विल डू इज वी विल डू डाउट सॉल्विंग, अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं तो। पेपर्स आई बिलीव किसी बच्चे ने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दिए ग्रुप पे, राइट, सबको मिल गया है, ठीक है। पेपर हाँ हाँ सब मैंने ही इनको बोला था वो भेजने के लिए, वो बुक छोड़ दी थी ना रिसेप्शन। तो गाइस पेपर्स भी आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करवा दिए, अगर किसी को नहीं मिले तो आप प्लीज़ एक बार पक्षाल से बात कर सकते हैं, ही विल फॉरवर्ड इट टू यू, अगर कोई ग्रुप्स पे रह भी गए हैं तो। वील टेक अ 5 मिनट ब्रेक। 8:50 कुछ रहेगा उसके बाद डाउट सॉल्विंग, तो वील डू, ओके। बोलो। पास हो जाएगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि ठीक है सीए फाउंडेशन में ऐसा जान लग जाए वैसा वाला सिचुएशन नहीं रहता है। बट हैव यू डन जस्टिस टू सीए फाउंडेशन? इफ दैट इज द क्वेश्चन, माय आंसर वुड बी एब्सोल्युटली नो। हाँ, अभी जो 2 महीने हैं उसमें जान डाल देना, 2.5 महीने है ना, मिड में से एग्जाम है आपका, करें। ऐसा मत करना बे, बताता हूँ मैं। अकाउंट्स के लिए जिस दिन मेरा पहला लेक्चर रहेगा ना बोर्ड एग्जाम्स के बाद, उस दिन अपन एक प्लान बना लेंगे हाउ टू स्टडी, ठीक है। चलो डन, मेरे हिसाब से खत्म हो गया आज, पहली बार ऐसा होगा ब्रेक के बाद ही मैं अनाउंस कर रहा हूँ। कुछ डाउट्स हैं, कुछ कोई सम स्पेसिफिक बोल। 2023 का पेपर ये रहा। बोल। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा इजी है, रुक देख इधर अभी तू। आ गया, देखा। एक सेकेंड ना, पहले ये वाला डाउट अभी रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये ओपनिंग वाले से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना रहेगा, बुक्स को असेट में डालेगा, फर्नीचर को असेट में, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, असेट लायबिलिटी, और एक बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस असेट में, हाँ है ना। कहीं पे भी और कुछ इन्फॉर्मेशन पिछले साल का नहीं है, इतना लिखने के बाद तेरा टैली हो जाएगा। अभी तू बात करता है बुक्स की, जिसमें ईयर एंड का फिगर दे दिया है मतलब वो फाइनल ईयर एंड का फिगर है, और जिसमें फिगर नहीं दिया है मतलब उसमें तुमको ओपनिंग प्लस एडजस्टमेंट्स करके ढूंढना है। बुक्स में दिया है 7 लाख ओपनिंग, कुछ परचेज रहेगा तो ऐड होएगा, कुछ सेल रहेगा तो। इस समय सेल कुछ नहीं है बट परचेज है 64 का, तो प्लस 0.64 हुआ, तो ये 7.64 आया कि नहीं आया। फाइनल आंसर कितना है?
तो बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्या होगा वो? बस हो गया। सेम करना है फर्नीचर में, 3,19,000 कितने का परचेज किया है? सेल नहीं है वरना वो भी माइनस होता है, याद रखना भैया। और ये 300 है तो 74 क्या हो गया तेरा? डेप्रिसिएशन, समझा? अब ये वाला है बिल्डिंग फंड 10 लाख है, ईयर एंड का नहीं दिया है, तो अभी नहीं दिया है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बोला है कि 50% डोनेशंस किसके लिए है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो 10 लाख लिख देगा, फिर क्लोजिंग में 10 लाख प्लस 2,50,000 करके 12,50,000 लिख देगा। डन। और बोल। ये सब में वैसे एक सवाल है कि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो चलेगा क्या? मैं मानता हूँ इसमें कैपिटल फंड दे दिया है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं देख कैसे प्रेफर करता हूँ, एकदम सम पे कंट्रोल चाहिए मेरे को। कंट्रोल सम का तुम पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सम पे होना चाहिए। तो बना लेता है ना तो तेरा थोड़ा सॉर्ट हो जाता है और टैली भी हो जाता है, तेरे को खुशी हो जाती है, हाँ कुछ मिसिंग तो नहीं है, समझ रहा है? कॉन्फिडेंस देता है। कैन यू एक्सप्लेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वंस अगेन? आर्यन एक बार आप अनम्यूट करके बता सकते हैं विच चैप्टर आर यू रेफरिंग टू एंड किस पर है ये? इसका डिसोल्यूशन का क्या? नहीं सर, उसका फाइनल अच्छा चल भाई रहा सॉरी, यहाँ पे ऑडियो अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, तू चैट में भेज दे। आई एम रियली सॉरी। क्या वो क्लास में हो गया, इसमें रह गया अभी? सॉरी सॉरी ब्रो, सॉरी, इट्स ओके। है ना इसमें डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में है तो देख ले भाई। डिसोल्यूशन में सिंपल है, अगर समझते को बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड दिया है 20,000 रुपए का, करेक्ट? अभी अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी नहीं आती है तो तू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इफ देर इज नो लाइबिलिटी। इफ देर इज पूरा 20,000 20,000। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में समझ 6,000 की लाइबिलिटी है तो तू 6,000 कहाँ ट्रांसफर करेगा? रियलाइजेशन, और बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में 14,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर लाइबिलिटी 20,000 से ज़्यादा है या 20,000 है तो तू पूरा 20,000 ही ट्रांसफर करेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ कर सकता नहीं है। जब पे होएगा तो वो बैलेंस डिफरेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है आर्यन? यही किया था ना, कल ही किया था अपन ने डिसोल्यूशन का रिवीजन, यही था गाइस। आर्यन क्लियर? एक बार क्या है ना, सिर्फ ये देख लेना क्योंकि WCF इतना महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं आता है, तो ये क्या होता है ना, मैं CBSE ISC CA फाउंडेशन सब इतने सारे वो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट मैंने गलती से बता दिया, तो एक बार चेक कर लेना सिर्फ अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई? डन। एनी अदर डाउट्स? यस, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन लिखना सब जगह। यस 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 यस, हाँ, और लिख देना ना कि ये सारे ऑप्शंस थे, फिर ऑड वन अगली लाइन में लिख के लिख देना, एक लाइन छोड़ के। कुछ नहीं, सब बस कोशिश करना एकदम दोनों साइड के एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट की चीज़ें थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देना कि कहीं पेपर फोल्ड वोल्ड हो तो वो कटे नहीं तुम्हारा। बस नाम वाम सब साफ से लिखना, कहीं पे भी कैंसिलेशन हो तो वो लाइन को ऐसे कैंसिल करके अगली लाइन में लिख देना। किसी पेज पे बहुत कैंसिलेशन हो गए तो क्रॉस कर देना। कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस है उसको ऐसा, जैसे समझो ये पेज में एग्जाम्पल देता हूँ, समझो इतना लिखा, अभी नीचे का जगह समझो ब्लैंक है तो पेंसिल से ऐसा कर देने का, समझ रहे हो कि वो इंडिकेट हो गया कि यहाँ पे मैं कुछ लिखना नहीं चाहता था, ऐसे ही छूट गया है। और रफ वर्क लास्ट पेज पे करना, हेडिंग दे देना रफ वर्क, फिर बीच के भी सारे पेजेस स्लैश कर देना। डन। बाकी तो प्रेजेंटेशन नीट रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी अमाउंट का कॉलम है वहाँ पे रुपी का सिंबल रहना ही चाहिए। With this guys we finish. Best of luck for your board exam of accounts and I hope everyone scores 100 on 100, 80 on 80, but कॉलेज तो आई अज्यूम सपोर्ट कर ही देगा। चलो बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।
बाय बाय, सी यू आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स.